जगदीश स्वामीनाथन। आइए इस वीडियो में हम इस महान कलाकार के बारे में जानते हैं। जगदीश स्वामीनाथन, इनका जन्म 1928 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1994 में हुई थी। आधुनिक भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में एक फक्कड़ और फकीर कलाकार के रूप में जाने गए। इनका जन्म शिमला में हुआ था, एक मिडिल क्लास फैमिली में, और इनके पिता किसान थे और इनकी माँ जमींदार घराने की थी। तो इन्होंने आरंभ में प्री मेडिकल परीक्षा कक्षा में भर्ती हुए थे, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगा और वो उसके बाद वो कोर्स छोड़ के और साथ में शहर भी छोड़ के भाग आए और कोलकाता चले आए। फिर वहां कोलकाता में इन्होंने अपना पेट भरने के लिए ब्लैक में सिनेमा टिकट वगैरह बेचा, फुटपाथ पर सिले हुए अंडरवेयर वगैरह बेचने का अजीब अजीब से काम भी किए, और इसी समय वो वहां पर क्रांतिकारी समाजवादी दल के सदस्य भी बन गए। तो इस तरीके से फिर एक मजदूर आवाज नाम का एक पत्रिका थी, उसका भी संपादन इन्होंने वहां पे रहते हुए किया। और बाद में वही दिल्ली लौट आए और दिल्ली में फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन्होंने अटेंड कर ली। फिर मजदूर आवाज मैगजीन के एक एडिटर के रूप में काम किया और 1948 में कम्युनिस्ट पार्टी से भी जुड़ गए। तो इसके बाद इन्होंने कश्मीरी गेट में दिल्ली पॉलिटेक्निक जो है वहां से शाम की कक्षाएं लेना शुरू किया कला के बारे में, और इनके जो टीचर थे उनमें शैलोज मुखर्जी और बीसी सान्याल आदि थे। तो इनसे इन्होंने कला सीखनी शुरू करी। तो इसके बाद ये 1958 के आसपास उन्हें 3 साल के लिए ग्राफिक कलाओं के अध्ययन के लिए एक स्कॉलरशिप मिली, और वो अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में वारसा पोलैंड के लिए छात्रवृत्ति मिली। और लेकिन वो वहां पर 6 महीने के बाद ही वापस लौट आ गए और फिर से वो शैलोज मुखर्जी से कला सीखने लगे। और यही समय था जब धीरे धीरे वो कला के क्षेत्र में विख्यात भी होने लगे और चित्र बनाने के साथ साथ कला पर अच्छी बहस भी करने लगे। तो इस तरीके से इन्होंने 1960 में अपनी पहली एग्जीबिशन जो की थी, वो उसमें उन्होंने अपने ग्राफिक प्रिंट्स और ऑयल पेंटिंग वगैरह डिस्प्ले किए थे। फिर 1960 के अंत में ही उन्होंने पत्रकारिता को छोड़ दिया और फुल टाइम आर्टिस्ट के रूप में काम करने लगे। तो ये 60 के दशक के आसपास इन्होंने जो एक बहुत ही प्रसिद्ध समूह कला समूह कहलाया ग्रुप 1890, उसके संस्थापक भी बने। और ये जो 1963 में इन्होंने ये ग्रुप बनाया था और इसमें इन्होंने अपने ही समान सोचने वाले सभी कलाकारों को शामिल किया। तो इस ग्रुप की प्रदर्शनी का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इस ग्रुप के सदस्य जो थे वो जयराम पटेल, राजेश मेहरा, गुलाम मोहम्मद शेख, राघव कनेरिया, हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट, अंबादास, रेडप्पा नायडू, बालकृष्ण पटेल, एस जी विक्रम और एरिक बोवेन आदि प्रसिद्ध कलाकार भी इस ग्रुप के सदस्य थे। तो इस तरीके से इसी समय फिर उन्होंने ये कांट्रा नाम की एक कला मैगजीन भी निकाली। तो ये 1966 में उन्होंने अपने ही दल के जो इनका ग्रुप था, ग्रुप 1890, इसी के प्रचार प्रसार के लिए ये पत्रिका का प्रकाशन करना प्रारंभ किया, कांट्रा नाम की पत्रिका। और इस तरीके से फिर अपनी कला में वे भारतीय विचारधारा की जो वैचारिक पृष्ठभूमि के साथ साथ इन्होंने अंतरराष्ट्रीय तथा स्वतंत्र शैली के विकास का भी अपना प्रयत्न करना शुरू किया। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र में गीता कपूर है, उनके पास में जे स्वामीनाथन, जयराम पटेल, और उन्हीं के साथ अंबादास, राजेश मेहरा, कृष्ण बलदेव और ज्योति भट्ट खड़े हैं। और ये जो फोटो लिया गया है, ये बड़ौदा में 1967 में लिया गया। अब 70 के दशक में उन्होंने एक प्रसिद्ध कला दीर्घा है धूमीवल आर्ट गैलरी, जो कि दिल्ली में ही कनॉट प्लेस पर स्थित है। तो कनॉट प्लेस पर ये उनको उस गैलरी ने अपने एडवाइजर के रूप में रखा, काम किया, और एडवाइजर के रूप में फिर उन्होंने जोगेन चौधरी, अर्पिता सिंह और विकास भट्टाचार्य, मंजीत बावा जैसे जो बड़े कलाकार बाद में बने, उन सबको इन्होंने एक प्लेटफॉर्म भी दिया। फिर 80 के दशक में ही स्वामी ने स्वामी जो कि जगदीश स्वामीनाथन है, उनको स्वामी के रूप में कला जगत में जाना गया। तो इन्होंने बीवी कारंत, अशोक वाजपेयी, इन तीनों ने मिलकर भोपाल में भारत भवन की अद्भुत कल्पना की। इस तरीके से ये भारत भवन भोपाल में स्थित हुआ, और इसका डिजाइन जो था वो चार्ल्स कुरिया ने किया था। अब स्वामीनाथन जो थे वो बहुत ही कविता प्रेमी थे और कवि भी थे, वे स्वयं भी बहुत कविताएं लिखा करते थे। तो स्वामीनाथन वैसे तो तमिल भाषी थे, पर उनका जन्म शिमला में हुआ था, और बचपन से जिस स्कूल में वे पढ़ते थे वहीं पर निर्मल वर्मा, जो कि बहुत प्रसिद्ध
कवि और लेखक है राम कुमार, जो कि प्रसिद्ध चित्रकार है, वे भी उसी स्कूल में छात्र थे। तो बाद में स्वामी और निर्मल वर्मा की अच्छी बौद्धिक मित्रता भी हो गई थी। तो स्वामी वैसे तो अंग्रेजी में श्रेष्ठ कला चिंतन चिंतन करते थे, पर उन्होंने हिंदी में भी बहुत अच्छा लिखा है। तो उनकी कुछ रचनाएं मैं यहाँ पे बता दूं। जैसे ये कविताएं उन्होंने लिखी है: गांव का झल्ला, पुराना रिश्ता, सेब और सुग्गा, दूसरा पहाड़, जलता दयार, मनचला पेड़, कौन मरा, ग्राम देवता। इस तरीके से इनकी ये कविताएं प्रकाशित भी हुई है। तो आइए इनकी कुछ कविताओं पर हम नजर डालते हैं। तो जैसे ये इनकी प्रमुख कविता है, पुराना रिश्ता। पर्वत की धार पर बाहें फैलाए खड़ा है, जैसे एक दिन बादलों के साथ आकाश में उड़ जाएगा जंगल। कोकू नाले तक उतरे थे ये देवदार, और आसमान को ले गए थे इतने पास कि रात को तारे जुगनू से गांव में विचरते थे। अब तो बस जब मक्की तैयार होती है, तब एक ससुरा रीछ पास से उतरता है, छापेमार की तरह बर्बादी मचाता है। अजी क्या तमंचे, क्या दुनाली बंदूक, सभी फेल हो गए हैं महाराज। बस अपने ढंग का एक ही बूढ़ा खुर्राट न जाने कहाँ रह गया इस साल। इस तरीके से इनकी कविताएं भी बहुत प्रसिद्ध हुई, और कला के साथ साहित्य जगत में भी इनका नाम जाना। ऐसे ही इनकी ये दूसरी कविता है, दूसरा पहाड़ नाम की। तो यह जो पहाड़, सामने पहाड़ है, इसके पीछे एक और पहाड़ है, इस तरीके से ये इसको पोज करके आप पूरी कविता पढ़ सकते हैं। और ये पहाड़ का ही मेटाफोरिक इस्तेमाल इन्होंने अपने चित्रों में भी किया है। और बड़े बड़े आधुनिक कलाकारों के बगल में आदिवासियों और लोक कला को उन्होंने बराबर महत्व दिया। स्वामी ने कला का एक ऐसा नया संवाद स्थापित किया। और साथ में उन्होंने परसीविंग फिगर नाम की भी किताब लिखी। और तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इसमें स्वामीनाथन के साथ एक लोक कलाकार है, जनगण सिंह सिंह श्याम, जो आगे चल के बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध कलाकार बन गया था। इसकी खोज भी इन्होंने ही करी थी, स्वामीनाथन ने। तो इस तरीके से गोंड और भील कला के कलाकारों की ये इन्होंने बहुत सहायता की, और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया और पहचान दिलाई। तो 1991 में जनगण सिंह श्याम, जिसका ये, फोटो है, अपने घर पे जब ये इन्होंने मिट्टी की दीवारों पर इनके चित्र देखे, तो स्वामीनाथन ने इन्हें बहुत सराहा और बहुत ही पसंद किया। और इस तरीके से ये जो जनगण सिंह श्याम है, ये पहला आधुनिक गौड़ कलाकार बना। और ये उसे शहर ले आए। उसके बाद इसके चित्रों की प्रदर्शनियां की, और इस तरीके से फिर बाद में ये जापान, यूके, यूएस वगैरह आदि के देशों की इन्होंने यात्राएं भी करी। तो इसी तरीके से ये ट्राइबल्स लोगों के साथ, भील और गोंड आदिवासियों के साथ रहते थे। और ये वो समय है जब उस वक्त भारत भवन बन ही रहा था भोपाल में। तो उस वक्त रूपंकर, जो वहां पे दीर्घा है, वहां पे जितने भी लोग आदिवासी कलाकार हैं, उनके चित्रों के वहां पे सृजना की गई थी। तो ये उस समय का ये फोटो है। तो अब हम इनके चित्रों की बात करते हैं। तो इनके चित्रों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो पहले भाग का ये चित्र जो आप देख रहे हैं, ये 1959 के आरंभ के आसपास इन्होंने शुरू किया था। ये जो सीरीज है, इस सीरीज में उन्होंने प्रागैतिहासिक कला की बिंब योजना तथा आदिम सभ्यता के टोटम चिन्हों का प्रयोग किया, और उसके जादुई प्रभावों पर भी उन्होंने विचार किया। इससे इनका ये और चित्र आप देखेंगे, तो इन चित्रों में लोक और आदिवासी प्रभावों का भी इन्होंने मिश्रण किया। उनकी संस्कृतियों के प्रतीक और प्रतिमाओं को भी उन्होंने अपने चित्रों में स्थान दिया। तो ये जितने भी भारतीय मिथक हैं, उनका अधिकाधिक प्रयोग इन्होंने अपने चित्रों में किया। और प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने स्वास्तिक, कमल, लिंग, सर्प, हाथ की छाप आदि इस तरह के चिन्हों का भी इस्तेमाल इस सीरीज में किया। और बहुत ही बड़े आकारों में तथा गहरे तीखे रंगों से गाढ़े रंग का प्रयोग भी इन्होंने इस सीरीज में किया। तो इस तरह के इन प्रारंभिक चित्रों को उन्होंने ब्रश के साथ साथ पैलेट नाइफ का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। और ये प्रतीक ग्रामीण संस्कृतियों से निकलकर शहरी वातावरण में पहले से ही अपना महत्व तो खो चुके थे, लेकिन स्वामीनाथन ने इन्हें अपने अनुकूल चित्रित कर और अपनी चित्रों में स्थान दिया। अब ये वो चित्र श्रृंखला है जिससे इनकी पहचान बनी, और वो विश्व भर में जाने गए। ये इनकी इस सीरीज को अंतरिक्ष का ज्यामितीय कहा जाता है। और इन चीजों में, इन पेंटिंग्स में इन्होंने बहुत ही प्रकृति से संबंधित प्रतीकों का इस्तेमाल किया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पहाड़, आकाश, चिड़िया, पेड़ आदि का इन्होंने
बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयोग किया है। तो आड़े तिरछे कोमल पारदर्शी विशाल आकार के पर्वतों का यहाँ पे इन्होंने चित्रण किया और ऐसा लगता है जैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही समाप्त हो गई है और सब कुछ आकाश में बड़े ही ऐसा लगता है सहज भाव से विचरण करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं पर कोई पक्षी बैठा अंकित किया गया है, तो कहीं पर पर्वत के नीचे या पहाड़ी के बहुत दूर शिखर पर कोई झाड़ी सी नजर आती है, या कभी प्रथम बसंत को प्रदर्शित करते हुए कोई पौधे जैसे दिखते हैं, जैसे कोई या तो ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे आकाश में उपजा कोई वृक्ष भी चित्रित किया गया है। आकाश अत्यधिक प्रकाश युक्त सा नजर आता है और कभी कभी पीले से गोलाकार नजर आते हैं या चंद्राकार चिन्ह जैसे कुछ दिखाई देते हैं जो पहाड़ियों पर निकले हुए हैं। इस तरीके से ऐसा लगता है कि कोई पक्षी जैसी आकृति भी इनके चित्रों में नजर आती है जो उड़ती हुई सी प्रतीत होती है, और कभी कभी लगता है कि बिल्कुल स्थिर है। तो स्वामीनाथन इन चित्रों के द्वारा हमें बहुत ही एक सुपरफिशियल या कहना चाहिए अति इंद्रिय लोक में ले जाते हैं। इस तरीके से जो एब्स्ट्रक्शन उनकी पेंटिंग में दिखाई देता है वो ऐसा लगता है कि बहुत ही डीप स्पिरिचुअलिटी को रिवेल कर रहा है और इस नेचर के बिल्कुल डीप ट्रू को हमारे सामने दिखा रहा है। इस तरीके से इनके जो ज्योमेट्रिकल स्पेसेस है, ये पूरी श्रृंखला जो है वो इन्होंने बैलेंस किया है। और फ्लैट इनके जो चित्रों में ये फ्लैटनेस है वो जो ये प्लेन कलर इन्होंने दिए हैं वो कलर भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल उसका इफेक्ट दिखाई देता है। ये देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्चुअल लैंडस्केप्स उन्होंने जो पेंट किए हैं वो मेटाफेरिकल क्वालिटी लिए हुए हैं और ऐसा लगता है सरियलिस्टिक एनवायरनमेंट में हमें लेके चले जाते हैं। और बहुत ही फॉर्मल क्वालिटी जो है वो हमारी इंडियन मिनिएचर की भी यहाँ पे नजर आती है। और इसी तरीके से इनके जो माउंटेन ट्रीज रॉक्स एनिमल और प्योर कलर हमें इनके चित्रों में नजर आता है। तो अगर इनके चित्रों के बारे में कहें कि बिल्कुल मेडिटेटिव स्टिलनेस ऐसा फील कराते हैं तो अतिशोक्ति नहीं है। तो उनकी मृत्यु के बाद हालांकि उनकी पेंटिंग्स बहुत ही करोड़ों के दामों में बिकी, लेकिन जो स्वामीनाथन थे उन्होंने कभी भी सुख सुविधाओं की परवाह नहीं की। वे हमेशा पकड़ ही रहे और बिल्कुल साधु संतों की तरह उन्होंने जीवन बिताया। तो उनकी कला के बारे में वे खुद भी कहते थे कि आर्ट बिलोंग टू द रियल्म्स ऑफ फ्रीडम एंड द इमेजिनेशन। The true art is reality. It does not translate nor recreate reality, and it does not aspire to represent or narrate life. इस तरीके से इन्होंने कला में बिल्कुल वास्तविकता को प्रदर्शित करने का हमेशा बताया। और आगे चल के भी कहते हैं कि द फेस ऑफ आर्ट इज समवट लाइक द सन, इट डज नॉट कम्युनिकेट बट गिव्स। तो कन्नड़ लेखक यू आर अनंत मूर्ति, ये जो स्वयं बहुत बड़े आर्ट क्रिटिक हैं, इनका पूरा नाम उडुपी राज गोपालाचार्य अनंत मूर्ति है और ये इंडियन कंटेम्प्रेरी राइटर और क्रिटिक है। तो इन्होंने भी स्वामीनाथन की कला के बारे में लिखा, उनके ऊपर लिखा था। उनकी आत्मकथा जो लिखी है उसमें लिखा था इन्होंने कि स्वामी एक ऋषि की तरह लगते थे और किसी के सामने किसी को भी खुलकर अपने मन की बात खरे खरे शब्दों में कह सकते थे। आचरण में हर समय विनम्रता ही बरती जाए वे इसके कायल नहीं थे। ऐसे खरे ऋषि के आंच वाले व्यक्तित्व को समझना, जांचना, उसके सामने खड़े होना भी आसान काम नहीं है। तो इस तरीके से स्वामीनाथन जो थे उन्होंने पश्चिमी कला का भी हमेशा विरोध किया। वे कहते थे कि पश्चिम का दृष्टिकोण कभी भी भारतीय का दृष्टिकोण नहीं हो सकता, क्योंकि हम भौतिकवादी नहीं है। हमारा चिंतन सदैव दर्शन पर आधारित रहा है। हम जीवन और जगत का अध्ययन हमेशा आध्यात्मिक स्तर पर करते रहे हैं। तो इस तरीके से स्वामीनाथन ने अपने जीवन और कला दोनों को एक बनाए रखा और एक महान व्यक्तित्व की तरह वे जिए और अपनी कला से भारतीय कला को हमेशा प्रतिनिधित्व